बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 10th की केमिस्ट्री सीरीज़ के चैप्टर 14 एटमॉस्फेयर का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे और आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। यानी हमने लास्ट टाइम एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ा था लेक्चर 3 में, और हमने उसमें ये बात कही थी कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि एयर पोल्यूशन की वजह से कौन से फिनोमेनास कॉज होते हैं और उनके हमारे लिए क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अमूमन पूछा जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में जब ये हमने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया था तो उसमें हमने कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ी थी और उसमें हमने कहा था कि एटमॉस्फेयर जो है उसमें 78% ऑलमोस्ट नाइट्रोजन है, ऑलमोस्ट 21% ऑक्सीजन है और 0.03% हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हमने ये बात कही थी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब हम केमिस्ट्री ऑफ ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो केमिस्ट्री ऑफ ट्रोपोस्फियर में हमने ये बात कही थी कि हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जो अर्थ है, ये जो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। तो वहीं से इस बात को स्टार्ट करते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक लेयर की फॉर्म में, एक एनवेलप की फॉर्म में पाई जाती है। यानी जो एनवेलप ऑफ गैसेज उसमें उस एनवेलप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर से जो सूरज से आने वाली रेडिएशंस हैं, जो अमूमन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, ये उनको गुजरने देती है। अब ये रेडिएशंस जब एटमॉस्फेयर से पास होके, यानी सन से आने वाली जो रेज हैं, जो रेडिएशंस हैं, वो जब एटमॉस्फेयर से पास होके सरफेस ऑफ द अर्थ पे आती हैं तो इसके साथ टकराती हैं। जब सरफेस ऑफ द अर्थ से ये कोलाइड करती हैं या टकराती हैं तो ये रेडिएशंस वापस एटमॉस्फेयर की तरफ चली जाती हैं। जब ये रेडिएशंस वापस एटमॉस्फेयर में जा रही होती हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है वो इसका एक पोर्शन जो है उसे रोक लेती हैं और उसे एटमॉस्फेयर के, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही बार बार बाउंस करवाती हैं, जिससे टेम्परेचर ऑफ द अर्थ जो है, ये जो टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर है वो मेंटेन रह रहा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत जरूरी है फॉर द एटमॉस्फेयर, बिकॉज उसके टेम्परेचर को मेंटेन करेगी। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, यानी एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर के अंदर वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी हुई है, और उस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाने की वजह से अब जब रेडिएशंस आके ज़मीन से टकराती हैं तो वो जब वापस जा रही होती हैं एटमॉस्फेयर से तो उनके रास्ते में रुकावट पैदा होती है। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी जो लेयर है, अब यूँ उसको समझने के कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है उसकी वो अपनी नॉर्मल कंसनट्रेशन से ज़्यादा थिक हो गई है, मोटी हो गई है, जिसकी वजह से अब ये जो ज़मीन से रेडिएशंस जो सूरज से आती हैं और फिर सरफेस ऑफ द अर्थ से टकरा के वापस जा रही होती हैं, अब इन्हें वापस जाने के लिए रुकावट का सामना करना पड़ता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड में से ये गुजर नहीं सकती हैं, और अगर गुजर सकती हैं तो मेजर पोर्शन रुक जाता है, बहुत कम पोर्शन निकल जाता है। अब ये रेडिएशंस क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर से दोबारा जमीन पे आती हैं, जमीन से टकराती है, यानी अर्थ की सरफेस और एटमॉस्फेयर के दरमियान ये मूव करती रहती है, जिसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और जब एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ये जो फिनोमेना है ग्लोब के ऊपर पूरे जो प्लेनेट अर्थ उसको यकसा मुतासिर कर रहा है, इसलिए इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं किसका, ग्लोबल वार्मिंग। इस फिनोमेना को हम एक पिक्चर की मदद से देखते हैं जी, एक डायग्राम की मदद से। लेकिन ये हमारे पास सरफेस ऑफ द अर्थ है, ये हमारे पास एटमॉस्फेयर की रिप्रेजेंटेशन है। अब ये सन से आने वाली रेडिएशन है, ये जब सरफेस ऑफ द अर्थ से टकराती हैं तो ये टकराने के बाद यहाँ से वापस जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, एटमॉस्फेयर से निकल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि जब नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो इसका कुछ पोर्शन ट्रैप हो जाएगा जो एटमॉस्फेयर को गर्म करने के लिए या उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर मोटी होती जाएगी तो ये ग्लास वॉल के तौर पे ऐड करेगी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो रेडिएशंस हैं, ये जो बहुत ज्यादा रेडिएशंस यहाँ से वापस जा रही है, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा। जब ये ट्रैप होगा तो ये क्या करेगा, आपके पास मूव करता रहेगा कहाँ पर,
ये सरफेस ऑफ द अर्थ, देखें अगर ये इस लेयर की थिकनेस बढ़ जाएगी तो अब यहाँ से जो आउटगोइंग एनर्जी है, जो आउटगोइंग रेडिएशंस हैं, उनके लिए वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकी। अब वो क्या करेंगी, वो सरफेस ऑफ द अर्थ के साथ बार बार आगे कोलाइड करते रहेंगी। एज अ रिजल्ट आपके पास जो टेम्परेचर ऑफ द सरफेस है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है जी। अब इससे होगा क्या, तो देखिए जी, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स में सबसे पहला इफेक्ट ये है कि आपके पास जो टेम्परेचर है वो 0.05 डिग्री एवरी ईयर इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, यानी वेदर पैटर्न चेंज होने का मतलब जो है वो ये है कि जो वेदर है वो बहुत एक्सट्रीम होते जा रहे हैं और उसके अंदर एक्सट्रीम इवेंट्स हैपन हो रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हर साल गर्मियों के अंदर हमें टेम्परेचर जब इंक्रीज हुआ होता है तो हमें एक फ्लड लाइक सिचुएशन का सामना करना पड़ा होता है। ये किस वजह से है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जो आपके ग्लेशियर्स हैं, जो आपके आइस कैप्स हैं, वहाँ पर जो बर्फ है वो पिघलती है और इंक्रीजिंगली आपके पास वो बर्फ जो है पिघल के जब आपके दरियाओं में आएगी तो वहाँ पर फ्लो ऑफ वाटर इंक्रीज करेगा और आपके पास फ्लड जो है उसका रिस्क होता है। और इसी तरह जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं, यानी जो इक्वेटर के करीब के एरियाज हैं, वहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं। इस जब देखें आपके पास ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, स्नो कैप्स मेल्ट हो रही हैं और दरियाओं में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, तो ये पानी अल्टीमेटली समंदर में जाता है। जब समंदर में जाता है तो आपके पास समंदर का जो लेवल है वो इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पास जो समंदर के करीबी इलाके हैं, जो नशेबी इलाके समंदर के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। की गई थी कि मालदीव जो एक छोटा सा मुल्क है साउथ एशिया में, ये जज़ायर पर मुश्तमिल है और ये जो छोटा सा मुल्क है समंदर में पाया जाता है, तो 2050 तक यानी 2050 तक इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगी अगर इसी पेस से, रफ्तार से समंदर का लेवल इंक्रीज कर रहा है। तो ये सारा किस वजह से है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको ज़रूर उसका आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।